बहुत धमकियाँ चमकियाँ बहुत कुछ मिली मुझे। मुजरिम छोड़े जाते हैं रेप केसेस के तो वहाँ सेलिब्रेशन करती है। ज़िंदगी में कभी इतना बुरा समय नहीं देखा। सिर्फ कसूर इतना था कि एक औरत होने की सज़ा मुझे मिली, जो बेटियों के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अगर चुप कराना चाहते हैं, आप सिर्फ मुझे मरवा सकते हो, उसके अलावा आप मुझे ना डरा सकते हो ना धमका सकते हो, क्योंकि मैं सच के साथ चलती हूँ। मैडम ने गलती ये करी कि मैडम बीजेपी के एंटी गई, जैसे समाज में लोग बातें करते हैं, तो इसी बात की सज़ा मैडम को मिली। या तो मैडम बीजेपी ज्वाइन कर लें, या तो जब तक बीजेपी है ये बहाल नहीं हो सकती। तो बेटियों के खिलाफ गंदे गंदे षड्यंत्र रहते हैं तो वो इन्हीं की पार्टी में ज़्यादातर आपको मिलेंगे। लेकिन बिना किसी कसूर के मेरे माँ बाप को भी भुगतना पड़ा, मेरे बच्चों को भी भुगतना पड़ा और मुझे भी भुगतना पड़ा। अच्छा, न्याय ज्वाइन करेंगे तो फिर आप शायद, हाँ ये बोला जाता है, हाँ फिर सरपंच वापस आ जाएगी। जो बेटियां घरों से बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, वो इनको पसंद नहीं आती। शायद वो इनके रिमोट पर नहीं चलती, शायद वो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ शायद जो इनको पसंद नहीं आई। कहते हैं कि बेटियां आज भी घरों में ही रहनी चाहिए, तभी सुरक्षित हैं। अगर आज कोई गलत केस होता है, चाहे आए दिन हम देख रहे हैं बेटियों के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, तो इनके कार्यकर्ता उस पर भी व्यंग्य कसते हैं, उस पर भी कसूर बेटी का निकालते हैं कि नहीं बेटी की गलती होगी, शायद तभी उसके साथ गलत किया गया। एक औरत भारत में न्याय मांगे तो किससे मांगे? कोर्ट आज उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है औरतों को न्याय दिलाने के लिए, आज ये मेरे लिए एक रद्दी है क्या कि कैसे कैसे बेटियों को हरास किया जा रहा है, कैसे कैसे बेटियों को तंग किया जा रहा है। ये वो सरकार है जब मुजरिम छोड़े जाते हैं रेप केसेस के तो वहाँ सेलिब्रेशन करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक ऐसा अभियान है जिस अभियान के तहत लड़कियों को हमें मोटिवेट करना था। भैया फील्ड में आइए, अपने घरों से बाहर निकलिए और अपना नाम तो रोशन कीजिए, आपके एरिया का नाम रोशन कीजिए। जम्मू कश्मीर अगर में है तो आप जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कीजिए, अगर किसी और स्टेट में है तो वहाँ का नाम रोशन कीजिए, स्पेशली इंडिया का नाम रोशन कीजिए। पर असल में क्या ये जो एक डायलॉग है, असल में ऑन ग्राउंड काम हो रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी खुद इसके धज्जियां नहीं उड़ा रही है। ये चीज़ एक बार ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट बोल चुकी हैं, जिनका नाम रश्मि शर्मा है, बोल चुकी हैं, और भी ऐसे कई लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करूं, जो भी इसमें महिला हैं बात करती हुई नजर आ रही हैं। आज एक और ऐसा केस है जो ये बात कहता हुआ आपको फिर नजर आएगा। अब पूरा मामला उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रीना चौधरी जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कि आखिरकार, क्योंकि एक समय पर सरपंच रही हैं, मतलब ये नहीं है कि इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, पर असल में टाइम पीरियड कैसे खत्म हुआ और वो जानने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये किस किस के लिए है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जुमला है, जैसे बाकी इनके जुमले रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शायद इन्होंने सिर्फ अपने घरों की बेटियों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि वही सुरक्षित हैं। आज जम्मू कश्मीर की, इवन भारत में भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने देखा गया कि कैसे कैसे बेटियों को हरास किया जा रहा है, कैसे कैसे बेटियों को तंग किया जा रहा है। ये वो सरकार है जब मुजरिम छोड़े जाते हैं रेप केसेस के तो वहाँ सेलिब्रेशन करती है। उसके बाद बात करूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो ये एक सिर्फ मुझे लगता है इट्स अनदर स्कैम, या तो उसके फंड जो आते हैं उसको यूज़ करने के लिए एक सिर्फ स्कीम रखी गई है, बट ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में स्पेशली बात करूं तो वही बेटियां सुरक्षित हैं जो अपने घरों में रहती हैं, वही बेटियां सुरक्षित हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, जो बेटियां घरों से बाहर निकलती हैं, जो अपना दिमाग चलाती हैं, जो अपनी ज़ुबान चलाती हैं, जो सही और गलत की सोच रखती हैं, वो सुरक्षित नहीं है और वो इनको पसंद भी नहीं आती। तो ये आए दिन ऐसे ऐसे मौके ढूंढते हैं भाजपा वाले और भाजपा के जो चहीते लीडर्स और कार्यकर्ता हैं कि कैसे उन बेटियों को सबक सिखाया जाए, कैसे उन बेटियों को बेटी होने का ये जो श्राप साबित किया जाए कि आप बेटी क्यों होने का श्राप। जी हाँ, कि कोई, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत सारी ऐसी बेटियां जो आज भी ये फील करती हैं कि शायद बेटी होना एक श्राप है, क्योंकि आज भी बेटियों को वो सम्मान नहीं मिल रहा, आज भी बेटियों को जो समाज में 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। ये लोग दिखाते तो बहुत हैं कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम, लेकिन वो सिर्फ इनकी फोटोग्राफ तक सीमित रहता है। लेकिन जो बेटियां घरों से बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, वो इनको पसंद नहीं आती। शायद वो इनके
रिमोट पर नहीं चलती, शायद वो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ शायद जो इनको पसंद नहीं आई। और मेरे साथ भी बहुत गंदी राजनीति इन लोगों ने खेली और आज भी खेल रहे हैं। तो इसके बाकायदा सबूत है मेरे पास, मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये जो भाजपा सरकार जो कर रही है ये बहुत ही गलत है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज एक जुमला है, जैसे ये बाकी जुमले देते हैं। ये सिर्फ आज बेटियों को हरास करना चाहते हैं, बेटियों को तंग करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहूँगी। बेटियों को हरास करना, बेटियों को तंग करना। आपने एक बात बोली कि ये जो लड़कियां घरों में हैं वो सुरक्षित हैं। क्यों? हम तो चाहती हैं, लड़कियां चाहती हैं घर से बाहर निकलना। ये बहुत पुराना समय था जिसमें नाम नहीं लेना चाहेंगे, उस समय पे कहा जाता था कि लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी, पर अब तो लड़कियां बाहर निकल रही हैं, अब तो स्पेस तक पहुंच गई हैं। अब क्या है? लेकिन कहना ये चाहूँगी कि यहाँ के जो इनके कार्यकर्ता और इनके नेता हैं, इनकी सोच अभी उससे आगे नहीं बढ़ी है। ये लोग उसी सोच में अब भी जीते हैं कि बेटियां आज भी घरों में ही रहनी चाहिए, तभी सुरक्षित हैं। अगर आज कोई गलत केस होता है, चाहे आए दिन हम देख रहे हैं बेटियों के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, तो इनके कार्यकर्ता उस पर भी व्यंग्य कसते हैं, उस पर भी कसूर बेटी का निकालते हैं कि नहीं बेटी की गलती होगी, शायद तभी उसके साथ गलत किया गया। तो ऐसे लोग जो ऐसी गंदी सोच रखते हैं, ऐसी दकियानसी सोच रखते हैं और बेटियों के खिलाफ गंदे गंदे षड्यंत्र रखते हैं, तो वो इन्हीं की पार्टी में ज़्यादातर आपको मिलेंगे। और यही लोग हैं जो बेटियों के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। मैं ये समझना चाहूँगी, आपने कहा कि मेरे पास पूरी स्टोरी है, सबूत है, मैं ये समझना चाहूँगी कि आपकी मसला क्या है? आप तो सरपंच थी, सरपंच का टाइम पीरियड खत्म हो गया आपका? नहीं, सरपंच का टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ। मैं अभी स्टिल मैंने कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, लेकिन आज क्या कहूँ, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, तो जैसा ये चाहेंगे वैसा करेंगे। तो जैसा मैं ये दिखाना चाहूँगी, इनकी जैसे एक इन्होंने फ्रेज बनाकर रख दिया है, खाता ना बही बीजेपी जो सहे कहे वो सही। तो इनका खाता ना बही बीजेपी जो सही वाला डायलॉग है, यही एप्लीकेबल आज की डेट में हर जगह हो रहा है। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। आज से करीबन 4 साल होने वाले हैं। 4 साल पहले मैं दिल्ली में रहती थी, मेरी फैमिली आज भी वहीं रहती है। मैंने बहुत बार सोशल मीडिया पे ये शेयर भी किया है, बट आज एक बार दोबारा से अपनी स्टोरी लोगों को बताना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि किस हद तक ये लोग गिरे हुए हैं, किस हद तक इनके कार्यकर्ता गिर सकते हैं कि किसी एक औरत को हरास करने के लिए, एक औरत को तंग करने के लिए। इलेक्शन होते हैं दिसंबर 2018 में, सरपंच इलेक्शन। मैं दिल्ली में थी, 1 महीना पहले करीबन यहाँ पर आती हूँ। कोई मेरे रिलेटिव मेरी फैमिली को सजेस्ट करते हैं कि यहाँ इलेक्शंस हैं, तो आप मैडम को इलेक्शन लड़वाओ। तो मुझे भी, मेरा होम टाउन यही है, तो एक मन था कि मैं जम्मू में वापस आकर रहूँ। तो मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे, तो एक बहाना मिला, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, भगवान ने चाहा होगा तो मैं बन जाऊँगी। 1 महीना पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, बट उस 1 महीने में मैंने दिन रात एक किया, कड़ी मेहनत की और लोगों से घर घर जाकर मैंने वोट, डोर टू डोर कैंपेनिंग की। जबकि मेरे ऑपोजिशन में जो कैंडिडेट थे वो खुद नहीं निकलते, क्योंकि विमेन रिजर्व सीट थी हमारी। पढ़े लिखे कैंडिडेट होने के बावजूद भी वो लोग खुद नहीं निकलते थे, और उन लोगों को ये था कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो बीजेपी से एफिलिएटेड थी। इवन मेरी भी फैमिली के लोग बीजेपी से एफिलिएटेड थे, जो मेरे रिलेटिव्स यहाँ रहते थे। लेकिन बात वहाँ आई कि मैंने घर घर जाकर मेहनत की, घर घर जाकर लोगों से बात की, तो लोगों को मेरी बातें पसंद आई। लोगों को लगा कि ये पढ़ी लिखी बाहर से आई हुई औरत हमारे लिए कुछ करना चाहती है, तो लोगों ने मुझे चांस दिया और मैं सरपंच इलेक्शन जीत गई। जैसे मैं सरपंच इलेक्शन जीती, तब से ये राजनीति शुरू हो जाती है कि सबसे पहले पंचेस, क्योंकि जब इलेक्शन लड़नी थी तो मुझे नहीं पता था कि पहले पंच सेट करने पड़ते हैं, तो मैंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, मैंने लोगों से अपील की, तो मुझे लोगों ने जिताया। अच्छा, लोग सेट करने नहीं आए? नहीं, मुझे पंच सेट करने नहीं आए, मैंने लोगों से, मेरी आज भी अच्छी डीलिंग है। तो जो पंच थे वो इनकी पार्टी के थे, और साथ में जो हारा हुआ एक कैंडिडेट था वो इनकी पार्टी का एक मिनिस्टर का बहुत अच्छा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगी। कौन ऐसा मिनिस्टर है? सांबा के ही एक मिनिस्टर हैं, उनके अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। तो उन लोगों को मेरे से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। आए दिन ऐसे ऐसे प्लान बनाए जाते थे कि इस औरत को कैसे, फिर साथ में जो मेरा काम करने का तरीका था, जैसे अगर फेक बिल्स लेकर आते हैं, कोई गलत लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं, तो मैं ऑब्जेक्शन करती थी कि मैं उस बिल पे साइन नहीं करूँगी। तो उन लोगों को तकलीफ़ होने लगी कि ये औरत तो हमारे रिमोट पर नहीं चल रही है, और वहाँ के पॉलिटिकल लीडरों को भी मेरे से खतरा होने लगा। तो एक गंदी राजनीति मेरे खिलाफ रचना शुरू होगी कि इसको कैसे रिमूव किया जाए। पहले एक बार मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, दूसरे दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, उन्हीं एलिगेशन को मैं काउंटर करती हूँ, और सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, तो लोग साफ पता चल जाता है। फिर उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार पास किया जाता है, उसमें कोई एलिगेशन प्रूव नहीं होता,
नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज कर दिया जाता है। फिर पिछले साल की बात है, क्योंकि बीजेपी मेरे एंटी चल ही रही थी, उनको मौका चाहिए था कि इसको कैसे हटाया जाए, कैसे हटाया जाए, कैसे हटाया जाए। बीजेपी आपकी इसमें एंटी कैसे होगी? आपने क्या बीजेपी के पद से नहीं लड़ा था, किसके पद से लड़ा था? मैंने लास्ट डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी को अपोज किया था, जो उनके ओपोनेंट कैंडिडेट था। इवन यहाँ के बड़े बड़े मिनिस्टर्स के मुझे फ़ोन आए कि आप दूसरी पार्टी का साथ मत दो, आप हमारे साथ चलो। अगर वो भी सबूत देने पड़ेंगे तो मैं वो भी दे सकती हूँ, तो कि आप हमारा साथ दो। फिर मुझे थ्रेटन भी किया गया हो गया कि भैया आप उनके कहने पे मैं नहीं आई। फिर उसके बाद एक पंच ने मेरे साथ बदतमीजी की वीडियो ब्लॉक में। मैंने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट, पिछली जून जुलाई की बात है, लास्ट ईयर, मैंने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाई। पहले तो पूरी इनकी टीम लग जाती है कि वो FIR ही दर्ज ना हो। सेम जैसा केस अभी हम सुन रहे हैं कि रश्मि जी के साथ भी ऐसा हुआ है। FIR तक कराने में एक औरत को कितनी दिक्कत आती है। पहले दिन मैंने एप्लीकेशन फाइल की, दूसरे दिन पूरा दिन मैं वहाँ लड़ती रही, लेकिन SHO ने मेरे साथ बदतमीजी की। बड़े वल्गर वर्ड्स तक यूज़ किए कि आप ऐसा प्रूफ कर लोगी कोर्ट में कि ऐसा, क्योंकि उस पर 354 बन रही थी, उन्होंने वो लगा नहीं रहे थे, केस मोल्ड करने की कोशिश करी। ऐसे कौन से SHO थे उनके खिलाफ भी बाद में इंक्वायरी है, फिर उनको पता नहीं डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया नहीं लिया। फिर उसके बाद उसके भी मेरे पास प्रूफ है, मैंने प्रॉपर इंक्वायरी रिपोर्ट बना कर दी। मैं पुलिस से भी लड़ी और इनसे भी लड़ी, सबसे लड़ी। उसके बाद जी सेकंड डे जब मैं ज़िद पे आ गई कि जब FIR लगेगी तो मैं बाहर निकलूँगी, यहाँ से जाऊँगी थाने से, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगी। तो रात को 8:30 बजे FIR होती है, और फिर मैं FIR की कॉपी लेकर जब घर पे जाती हूँ, तो उसके बाद भी 48 घंटे होने वाले होते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर था। सत्ताधारियों ने क्लियरली बोला था कि जो भी मैडम ने कंप्लेन करी है इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे खिलाफ डेपुटेशन जाता है, जिसमें वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पूरी भाजपा की टीम मेरे खिलाफ डेपुटेशन लेके DC मैम के पास जाती है, SSP साहब के पास जाती है कि मैडम ने झूठे एलिगेशन लगा के एक बंदे पे केस किया। और मतलब कोई बंदा, एक औरत से पूछने कोई नहीं आया कि सच क्या था। और वो ऐसा बंदा जिसको सब लोग जानते हैं किस कैरेक्टर का बंदा है, किस टाइप का बंदा है। पुलिस भी तो इंक्वायरी करके ही जो भी करेगी। तो इन लोगों ने पहले ही मुझे मुजरिम बना, मीडिया में ये बोला गया कि मैडम ने, मेरे पंचों ने ये भी बोला कि मैडम ने झूठे रेप केस में हमारे एक पंच को फंसा दिया। फिर उसके बाद पूरी भाजपा टीम एक साइड लग गई कि इसको पहले FIR नहीं लगने देनी। FIR लग गई, फिर उसके बाद भी हरास किया गया कि ये आगे चलान पेश ना हो, पूरा डेपुटेशन गया। लेकिन पुलिस ने मौके पे जाकर इंक्वायरी की, फाइनली चलान पेश हो गया। उसके बाद मेरे को फिर अब ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि अब इसको कैसे दबाया जाए इस औरत को, उन्हीं पंचों ने फिर से गैंग अप किया। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन 1 साल पहले मेरे खिलाफ दिया था और खारिज हो चुका था, उसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को दोबारा से रिवाइव किया गया। और ऑलरेडी खारिज हो गया, उसको कैसे रिवाइव किया? सरकार इनकी, मैंने कहा ना, खाता ना बेही बीजेपी जो कहे वो सही, ये फ्रेज इसीलिए यूज़ किया जा रहा है। वही नो कॉन्फिडेंस मोशन रिवाइव किया गया, और ये हर मीटिंग में ये बोला जाता था कि मैडम वो अपना केस वापस ले, अदरवाइज हम इसको सरपंच पद से हटा देंगे। जी। 3 मीटिंग्स होती हैं, उसमें मैं जाती हूँ, कोई एलिगेशन प्रूव नहीं कर पाते हैं, और सिर्फ यही कंडीशन होती थी कि मैडम अपना केस वापस लें, नहीं तो हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, हम इनको सरपंच पद से हटा देंगे। उसके बाद जी लास्ट मीटिंग में ये डिसाइड होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ACD BDO, ग्राम सेवक और सब बैठे होते हैं, ये डिसाइड होता है कि पंचायत को 1 महीना चलाया जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि पंचायत का क्या करना है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन तीसरे दिन दोबारा से इनको पार्टी की तरफ से या कहाँ से कोई गाइडलाइन दी जाती है, नहीं 1 महीने का टाइम तो नहीं देना था मैडम को, तो कहीं कोई कोर्ट से स्टे ऑर्डर या कुछ ना ले आए, या मे भी कुछ ऐसा होगा। तीसरे दिन ऑल ऑफ अ सडन ये लोग मीटिंग दोबारा से बुला लेते हैं। 25 तारीख को हमारी 3rd मीटिंग होती है, 26 तारीख को पंचों से दोबारा एप्लीकेशन मूव की जाती, 27 तारीख को एप्लीकेशन BDC लिख के देती है कि 28 तारीख को मीटिंग रखी जाए। मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपकी कल मीटिंग है, और मैं उस दिन अवेलेबल नहीं थी। मैंने मैसेज डाला, आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो, तो आप किसी और दिन पोस्टपोन कर दो। मेरी एब्सेंस में मीटिंग की जाती है, जब मैं हूँ ही नहीं, मेरे सपोर्टिंग जो 2 पंच थे वो भी नहीं थे। और ये एलिगेशन एक साइडेड केस सुन के बस वो ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि मैडम को रिमूव कर दिया जाता है BDC द्वारा, क्योंकि वो भी उन्हीं की पार्टी की थी। तो उसके बाद जी कोर्ट गई? हाँ, उसके बाद मैं कोर्ट गई। फॉर्मल ऑर्डर 2 सितंबर को निकलता है।
उसके बाद 16 सितंबर के आसपास मेरा कोर्ट केस फाइल हुआ। पिछले साल, इस साल? पिछले साल। वही कौन सितंबर, अभी 16। पिछले सितंबर से, तब से मैं कोर्ट में लड़ रही हूँ। उसके बाद मैंने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में इंक्वायरी, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी संस्था है औरतों को न्याय दिलाने के लिए, आज उसके ऑर्डर की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। उसमें ये क्लियरली, जैसे मैं पॉइंट्स पढ़ के बताती हूँ, वहाँ से टीम आती है दिल्ली से, 2 दिन यहाँ रुकते हैं। वो प्रॉपर डीसी, एसएसपी, एसीडी, बीडीओ, इलाके के ब्लॉक के पूरे सरपंचों से, जिन पंचों ने एलिगेशन लगाए थे उन पंचों से, सबसे मिलके वो प्रॉपर इंक्वायरी करती हैं। तो ये फोटोग्राफ्स भी हैं उसमें, सब कुछ की जहाँ जहाँ ये मीटिंग की गई, डीसी से, सरपंचों से, पंचों से, लोकल से, ये देखो। फिर उसके बाद वो रिजल्ट बनाकर एक रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें ये क्लियरली मैं पॉइंट्स पढ़ के बताती हूँ। क्योंकि आज भी अगर मेरा कोई पोस्ट डालते हैं तो इनके भाजपा के जो 50-50 पैसे में कमेंट करने वाले जो इन्होंने अपनी आईटी टीम रखी है, तो बनाई हुई है पूरी अच्छी खासी। हाँ बनाई हुई है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मेरे को पता है। तो ये 50 पैसों में, हाँ, ये कमेंट करते हैं नीचे, बीजेपी जिंदाबाद, और अगर कोई इनकी एंटी लिख रहा है तो उसके मुर्दाबाद। तो और कि जैसे मेरे को बोलते ये तो सरपंच ही नहीं है, इसको तो सरपंच ही हटा दिया गया, इस पे एलिगेशन लगे। तो उन अंध भक्तों, उन गंध भक्तों के लिए भी पढ़ के कान खोल के सुने कि इसमें क्या। अगर आपको ये डिटेल चाहिए, अपना नंबर दें, व्हाट्सएप नंबर दें, तो मैं आपको ये भेज भी दूंगी। उसके अलावा ये देखें, उसमें फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टीम, उन्होंने क्या फाइंड किया। ऑल द एलिगेशंस मेड बाय द पंचेस इन द मीटिंग डेटेड 2/8/2021 and 21/8/2021 and 25/8/2021 against the Sarpanch Mrs. Reena Chaudhary could not satisfy the government authorities except in the meeting dated 28/8/2021 wherein the complainant was absent. Complainant was me, क्योंकि मैंने National Commission for Women में complain की थी। The next point is, उन्होंने ये बोला, the punches in their application of no confidence motion mentioned about misconduct, neglect of duty, but they fail to explain or define what misconduct is done by the sarpanch. ठीक है। उसके बाद एक और मजाक, the order issued by the BDO dated 2nd of September 2021 regarding dismissal of sarpanch clearly says that in the first 3 meetings dated so and so, for no confidence motion against the sarpanch, the punches could not prove the allegations against the sarpanch. यानी कि अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए। एलिगेशन प्रूव ही नहीं हुए। जब प्रूफ नहीं हुए, फिर उसके बाद आपको दोबारा सरपंच क्यों नहीं बनाया गया? खाता ना वही बीजेपी जो कहे वो सही। ये डायलॉग ऐसा लग रहा है कि फाइनल करके बैठी हैं आप। नहीं, बस मैं और भी बताती हूँ आपको पॉइंट। रादर एक पॉइंट ये भी उन्होंने मेंशन किया, द सीट ऑफ द पंचायत पंगदौर इज रिजर्व फॉर लेडीज ओनली, बट after the removal of sarpanch, the charge has been handed over to naib sarpanch, who is a male candidate, despite having 3 more women punches in the panchayat already. मतलब विमेन रिजर्व सीट पे ये सरकार मेल को भी बिठा सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। इसमें ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज पास अगेंस्ट हर, विच इज क्लियरली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एज द चांस ऑफ बीइंग हर्ड वाज नॉट प्रोवाइडेड टू द सरपंच। यानी कि आपको सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट की वजह हाँ। से। पर इस समय आपके घर वालों की फिर क्या हालत होती है? मैं बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ, फिर उसके बाद जज ने भी जब केस सुना तो उन्होंने 2-3 महीने बाद ये बोला कि ये केस इंटरिम, ना तो मुझे इंटरिम रिलीफ दिया गया जज की तरफ से, फिर उन्होंने कहा है कि केस जब इंटरिम रिलीफ ही मांगा है, एटलीस्ट आप इंटरिम रिलीफ दो, उसके बाद केस आपने चलना है। रिट पिटीशन मैंने फाइल की, तो जज ने भी ये एक्सक्यूज कह दो या ऑर्डर कह दो, ये बोल दिया कि द पिटीशन इज देयरफॉर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड फाइनली, फॉर विच द रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड। रिस्पोंडेंट्स आर granted last and final opportunities of 4 weeks for filing their response and produce the record of proceedings in the no confidence motion carried out against the Sarpanch Pangdor by the next date। ये ऑर्डर है 27/12/2021 का, जिसमें 1 महीने का टाइम दिया गया था, क्योंकि वो कोई रिप्लाई फाइल नहीं करते। अभी तक भी रिप्लाई फॉर्मली कोई फाइल नहीं हुआ, लास्ट हियरिंग में भी नहीं हुआ था। तो ऐसे मतलब कोई रिप्लाई फाइल नहीं हुआ, बट केस लिंगर, ना तो इंटरिम रिलीफ मुझे दिया गया, ना ही मुझे मेरा केस पे कोई डिसीजन सुनाया गया। उसके बाद ये भी कॉपी है कि जब डिपार्टमेंट पे भी मैंने केस किया, तो डिपार्टमेंट ने जो रिप्लाई बना के दिया है उसमें उसकी भी जो मेन हाईलाइट्स है मैं आपको बता दी, कि जो ऑर्डर पास किया, दैट द ऑर्डर imposed was हैज़ बीन पास इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली
इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज एक्ट 1989। तो ये भी क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये इलीगली ऑर्डर पास किया गया, लेकिन आज कोर्ट को भी ये नहीं दिख रहा। आज न्यायपालिका जिस पर एक इंसान सबसे ज़्यादा यकीन करता है कि शायद मुझे जस्टिस मिलेगा, आज 1 साल होने को है, ना तो मुझे वहाँ से जस्टिस मिला। मेरा कसूर बस इतना है कि मैं सच बोलती हूँ, मैं झुकती नहीं हूँ। मुझे बहुत कुछ हुआ ये, जब मैंने पुलिस केस किया, मेरे को धमकाया गया, मैं बहुत सारी धमकियाँ दी गई कि नहीं हम मरवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम देंगे। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। किसने बोला ये? इन्हीं के कार्यकर्ता और इन्हीं के जिनके खिलाफ मैंने केस किए हुए थे। बहुत धमकियाँ शमकियाँ बहुत कुछ मिली मुझे, लेकिन मुझे डर नहीं लगता मैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग, क्योंकि जैसे देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच बोलते हैं, उनको मरवा भी दिया जाता होगा या मरवा भी दिया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अगर चुप कराना चाहते हैं, आप सिर्फ मुझे मरवा सकते हो, उसके अलावा आप मुझे ना डरा सकते हो ना धमका सकते हो, क्योंकि मैं सच के साथ चलती हूँ। बहुत, जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि ये जो दौर था आप पे क्या बीती और आपकी फैमिली पे क्या बीती, वो दिन जिस दिन ये ऑर्डर फॉर्मली पास हुआ और न्यूज़ में ये प्रिंट हुआ, वो बहुत ही एक बुरा दौर कह लो मेरा, कि ज़िंदगी में कभी इतना बुरा समय नहीं देखा। सिर्फ कसूर इतना था कि एक औरत होने की सज़ा मुझे मिली, सच के साथ चलने की मुझे सज़ा मिली। वो दिन बहुत, आज भी मैं जब सुबह उठी, जिस दिन ये ऑर्डर निकला, न्यूज़पेपर में ये ऑर्डर छपा, तो मेरी एक फ्रेंड का सबसे पहले मुझे कॉल आया, वो सरपंच ही है, कि ऐसे ऐसे रीना तुमने देखा कि न्यूज़ क्या आई है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो बड़ा बुरा लगता है कि किसी को एक झूठे एलिगेशन लगा के हटा दिया गया कि फलानी सरपंच को करप्शन के चार्जेस में हटाया गया। मतलब पहले 15-20 दिन, 1 महीना तो मेरे से ऐसे बात करना भी मुझे लगे कि हाय मेरे साथ हो क्या गया। और आप स्पेशली दिल्ली से आई? हाँ, स्पेशली मैं दिल्ली से। आज भी मैं अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ रहती हूँ। तब वो 1 साल का था, अब वो 4+ ईयर्स का है। मेरी बेटी आज भी दिल्ली में पढ़ती है, शी इज़ 10+ ईयर्स ऑफ एज। फिर मेरी बेटी का भी मुझे कॉल आया कि मम्मा आपको सरपंच पद से हटा दिया। मतलब वो एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स का फ़ोन आया, बिकॉज़ हर बच्चे का, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, एक सपना होता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। शायद मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन बिना किसी कसूर के मेरे माँ बाप को भी भुगतना पड़ा, मेरे बच्चों को भी भुगतना पड़ा और मुझे भी भुगतना पड़ा। बट ये नहीं है मैं इन लोगों से डरती हूँ, बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं वो दर्द है, और जिसकी सज़ा इन लोगों को ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं झुकने वाली नहीं, मैं डरने वाली नहीं, मैं इनका डट के मुकाबला करने वाली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा, या तो मरवा सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मरवा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं सच के साथ खड़ी हूँ, मेरे साथ सच खड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक कमीशन का रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने गलत कुछ किया नहीं। जब इन्होंने गलत कुछ किया नहीं, वो लोग जिन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाए वो प्रूव कर पाए नहीं, तो अभी तक इनको वापस सरपंच की पदवी से क्यों नहीं रखा गया? देखिए, अगर मैं इनसे दोबारा पूछूंगी तो इनका वही सेम डायलॉग आएगा जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बोल रही हैं। पर सबसे बड़ा सवाल निशान अब भारतीय जनता पार्टी पर भी है कि अगर आप पर लगातार इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं तो आप क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है, क्या कारण है? वहीं कई लोग इस तरह की बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर, ऐसी कई भी जगह पर आप चले जाइए, ये कहते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है तो भैया, हाँ, जैसे क्लियरली अब भी यही बोला जाता है, और वो लोग, जिन लोगों ने ये सब किया, वो ओपनली कहते हैं या तो मैडम बीजेपी ज्वाइन कर लें, या तो जब तक बीजेपी है ये बहाल नहीं हो सकती। तो क्लियरली दिखता है कि आज न्याय ज्वाइन करेंगे तो फिर आप शायद, हाँ, ये बोला जाता है, हाँ, फिर सरपंच वापस आ जाएगी। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैडम ने गलती ये करी कि मैडम बीजेपी के एंटी गई, जैसे समाज में लोग बातें करते हैं, तो इसी बात की सज़ा मैडम को मिली। तो यही कहूँगी कि आज एक इंसान, एक औरत भारत में न्याय मांगे तो किससे मांगे? कोर्ट आज उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है औरतों को न्याय दिलाने के लिए, आज ये मेरे लिए एक रद्दी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब ये रिपोर्ट बनाई, बोला मैम आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप कोर्ट में दोगे तो आपको ईजिली रिलीफ मिल जाएगा। बट कोर्ट में भी दी गई है इसकी कॉपी, आज तक ना तो कोर्ट ने कंसीडर की, ना ही किसी और ने। तो ये क्लियरली दर्शाता है कहीं ना कहीं कुछ तो क्वेश्चनेबल है, कुछ ना कुछ तो है जो सच में इनके प्रेशर के अंडर काम करता है। तो यही चीज़ें हैं। तो आज
पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में चले जाओ, वहाँ की भी रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट बनकर रह चुकी है, जो मुझे न्याय तो नहीं दिला पाई। मुझे नहीं पता बाकियों को दिला पाई कि नहीं दिला पाई। कोर्ट में मैंने केस किया, मुझे न्याय नहीं मिला। वो भी पता नहीं किस वजह से, क्वेश्चनेबल सा रीज़न है कि किस वजह से। और सेम केस जब बीडीसी पे हम सरपंचों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया, तो उसको सिंगल हियरिंग में स्टे ऑर्डर दे दिया गया, क्योंकि वो बीजेपी की थी। ये क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या है ये, कैसा है ये, क्या हो रहा है, इस जो भी इन्होंने बोला ये आपके बिल्कुल सामने है। देखिए, सच्चाई इस समय ज़रूरत है कि एक मीडिया पर्सन सच्चाई जो है वो सामने रखे। तो देखिए, हमने सच्चाई आपके सामने रखी है। इन्होंने आज जो बातें बोली हैं, कहीं ना कहीं एज अ गर्ल मुझे भी बुरी लग रही। देखिए, जर्नलिस्ट की कोई जात पात नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, कुछ नहीं होता, जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट होता है। पर कहीं ना कहीं आज उनकी वो बात चुभ रही है कि एक महिला घर से बाहर निकलती है तो वो सुरक्षित नहीं है, अब वो अपने घर पे रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। एक सवाल जो कहीं ना कहीं आज चुभा है, क्योंकि हम भी, रात का समय हो रहा है, हम भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि भैया ना दिन रात देखते हैं ना रात देखते हैं, बस काम काम ज़रूरी होता है। पर आज एक महिला इस तरह से अगर कहे तो सोचिए कि क्या रात को कभी महिला बाहर नहीं निकल पाएगी, क्या घर के बाहर भी नहीं निकल पाएगी, ये एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों हमारा कोई एक, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात ना करके इंडिया की बात करूँ, तो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जा सकती हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है। अगर कोई इंसान अपनी उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहता जो सेंटर में है, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार भी आज एक पार्टी से ऊपर हो गया है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान निकलता है। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए दनका के साथ।